नाम है कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ वेंडर। मान लो वेंडर कंपनी के कोर्ट में कोई केस चल रहा है वेंडर कंपनी के अगेंस्ट में, या किसी भी तरह का कंटिंजेंट लायबिलिटी है, बहुत सीरियस टॉपिक है, ध्यान से सुनना। परचेजिंग कंपनी इस कंटिंजेंट लायबिलिटी का फेयर वैल्यू निकालेगा। अगर फेयर वैल्यू 0 निकला कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कुछ भी फेयर वैल्यू निकला तो परचेजिंग कंपनी उसको लायबिलिटी के रूप में रिकॉर्ड करेगा। वो जो लायबिलिटी है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट, जिसको नैटो भी हम लोग बोलते हैं, उसमें इसको इंक्लूड करेगा। कई बच्चे बोलते सर एक्सक्लूड होगा ना, डिडक्ट होगा, इंक्लूड होगा। इंक्लूड मतलब ऐड नहीं होता है बेटा, हम लोग उसको लेंगे। अब लायबिलिटी है तो ब्रैकेट में आएगा, असेट है तो सिंपल में आएगा, वो तो नॉर्मल बात है ना बेटा। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ द एक्वायरी का फेयर वैल्यू निकलेगा और नैटो का लायबिलिटी बन के पार्ट बनेगा। इजी। नेक्स्ट पॉइंट, डेफर्ड टैक्स ऑन बिजनेस कॉम्बिनेशन। अब देखो बिजनेस कॉम्बिनेशन जब होता है ना, यहां पे मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं नीचे जा रहा हूं, ठीक है। तो क्या होता है, मान लो वेंडर कंपनी की बैलेंस शीट में कोई असेट है 140 करोड़ का, ये वेंडर कंपनी की बैलेंस शीट का है। अब आप उसको अक्वायर किया, आपने फेयर वैल्यूएशन निकाला 170 करोड़, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट 30 करोड़ से बढ़ गया, कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट बढ़ गया, लेकिन टैक्स बेस तो नहीं बढ़ा। टैक्स बेस तो अभी भी छोटा ही है। मान लो टैक्स बेस 140 ही था उस वक्त, तो टैक्स बेस तो अभी भी 140 है, लेकिन कैरिंग अमाउंट तो बढ़ गया। तो सर क्या करना पड़ेगा, आपको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पैदा करना होगा। तो जब भी कोई भी असेट लायबिलिटी का फेयर वैल्यू चेंज होता है तो अकॉर्डिंगली डेफर्ड टैक्स असेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना पड़ता है। और वो भी नेटो जो असेट लायबिलिटी होता है ना, उसमें ये लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का पार्ट बन जाएगा इफ इट इज डीटीएल, एंड इफ इट इज डीटीए तो असेट का पार्ट बन जाएगा, माने नेटो के अंदर ही आएगा। प्लीज ये परचेज कंसिडरेशन नहीं बनेगा, बिकॉज ए नॉर्मल डेफर्ड टैक्स असेट और लायबिलिटी दैट वी आर एक्वायरिंग। सर एक्वायरिंग तो नहीं बोलना चाहिए, तो ये बोल दो, एज वी आर एक्वायरिंग द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द वेंडर कंपनी and they are acquired at different valuation than the carrying amounts, tax base is not changing, carrying amounts are changing, so deferred tax liabilities or assets are arising and we are recording that. That's it. अब देखिए मैंने कितना सुंदर से इसको लिखा है कि the acquirer records the assets and liabilities of the vendor at fair values which may be different than the carrying amount in the books of the acquiree. For such changes new deferred tax asset or liability will arise, which we will measure and include it as part of our NATO. अगर असेट बढ़ा DTL जो 140 से 170 आया, लॉजिक से समझा दिए, DTL will arise. अगर असेट गिरा तो DTA will arise. अकॉर्डिंगली लायबिलिटी के केस में उल्टा होगा, असेट बढ़ेगा या लायबिलिटी गिरेगा, असेट बढ़ेगा या लायबिलिटी गिरेगा तो DTL पैदा होगा, असेट गिरेगा या लायबिलिटी बढ़ेगा तो डेफर्ड टैक्स असेट विल अराइज। आपको ये एक चीज समझा देने से बाकी चारों ऑटोमेटिक हो जाता है। तो वो स्टूडेंट के थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है कि कैसे मैनेज करना है। सो दिस इज द पॉइंट नंबर L, डेफर्ड टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे करना है। इन बिटवीन एक बात और है मेरे बच्चों कि वेंडर कंपनी का पहले से जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और असेट उनके बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है, वो भी हम लोग अक्वायर करेंगे, वो भी उसका भी फेयर वैल्यू निकलेगा आज के दिन एक्विजिशन डेट पे, और उसको भी हम लोग असेट लायबिलिटी के रूप में रिकॉर्ड करेंगे। और ये जो डेफर्ड टैक्स आपको मैंने अभी बताया, अभी जिसके बारे में बात हो रही है, ये नया डेफर्ड टैक्स असेट लायबिलिटी है विच इज अराइजिंग because of changes in the carrying amount as we are recording the assets and liabilities at fair valuations. अब आइए M नंबर पॉइंट, जो बहुत क्वेश्चन में बहुत ज्यादा रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। क्या है? प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट इन दी एक्वायरी। जो कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट भी मैंने आपको करवाया था ना, मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था कि मान लो वेंडर कंपनी का हम लोगों के पास, माने वी हैव, परचेजिंग कंपनी हैड 10% स्टेक पहले से और अभी 70% स्टेक और खरीद लिए, तो 80% स्टेक हो गया। तो कंट्रोल तो तभी आया जब हम 70% स्टेक खरीदे, बट 10% स्टेक तो मेरे पास पहले से था,
इसको बोलते प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट। तो सर इसका तो आप अकाउंटिंग कर रहे होंगे ऑलरेडी। यस, जो भी इंड एस एप्लीकेबल था हम ऑलरेडी इसका अकाउंटिंग कर रहे होंगे। तो सर आज क्या करना है, आज इसको फेयर वैल्यू पे मेजर करना है, वापस से रीमेजर करना है फेयर वैल्यू पे। कर दिए सर, डिफरेंस जो भी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देना है। ठीक है सर, डाल दिए। अब क्या करना है, अब ये परचेज कंसिडरेशन के साथ ऐड हो जाएगा फेयर वैल्यू पे। मतलब जब आप रिकॉर्ड करेंगे जर्नल एंट्री को तो ये आपके बैलेंस शीट में ये इन्वेस्टमेंट बोल करके होगा। मान लो पहले से इन्वेस्टमेंट आपने 72 करोड़ में लिख रखा था, अब आपने इसका जब फेयर वैल्यू निकाला तो 85 करोड़ हो गया। ये एक्विजिशन डेट में करना है। 13 करोड़ रुपए आपने पीएनएल में डाल दिया, 13 करोड़। अब आपकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 85 करोड़ हो गया, ये पीसी बन जाएगा। और 85 करोड़ का टू इन्वेस्टमेंट बोल करके रिकॉर्ड कर लेना। पहले आप इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल 13 करोड़ कर लेना, इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल। फिर 85 करोड़ जब इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो जब बिजनेस कॉम्बिनेशन का जर्नल एंट्री मारोगे ना, उस वक्त आप इस 85 करोड़ को क्रेडिट कर लेना। एग्जाम्पल हम आपको थोड़ी देर के बाद करके दिखाएंगे। तो पहला बात, आप इसका फेयर वैल्यू निकाल लो। दूसरा बात, उसको कंसिडरेशन पेड की तरह ट्रीट कर लो। अब इसमें एक दो बातें और सुन लो। एक, अगर आपका ये इन्वेस्टमेंट इक्विटी इन्वेस्टमेंट होगा, ये तो पक्का है। अगर ये इन्वेस्टमेंट आपने एज पर इंड एस 109 इरिवोकेबल इलेक्शन करके एफवीटी ओसीआई में डाला होगा, आपके पास इन्वेस्टमेंट को एफवीटी ओसीआई में डालने का हक है, आपको मालूम है। आप फेयर वैल्यू पे रख के इक्विटी इन्वेस्टमेंट को एफवीटी ओसीआई पे डाल सकते हो, ओसीआई में उसके प्रॉफिट लॉस को डाल सकते हो, एफवीटी ओसीआई में मेजर कर सकते हो। अगर आपने ऐसा किया होगा तो ये जो 13 करोड़ का प्रॉफिट है ये भी एफवीटी ओसीआई की तरह ही ट्रीट होगा, यानी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ही जाएगा। और बाद में जितना भी एक्यूमुलेटेड बैलेंस इसमें जमा हुआ होगा अभी तक का, उसको रिटेन्ड अर्निंग में शिफ्ट कर दीजिएगा, वो पीएनएल में नहीं जाएगा। सर क्यों? क्योंकि इंड एस 109 सीधा बोलता है कि एक बार अगर मैंने किसी को एफवीटी ओसीआई बना दिया और वो क्योंकि इरिवोकेबल इलेक्शन होता है तो उसको जब हम हटा देते हैं, बुक से बेच देते हैं, जैसे अभी हम लोग का ये इन्वेस्टमेंट हट जाएगा क्योंकि हम लोग बिजनेस कॉम्बिनेशन कर लेंगे तो इन्वेस्टमेंट खत्म, तो उसका जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जो प्रॉफिट रहता है उसको उठा के रिटेन्ड अर्निंग में शिफ्ट करना पड़ता है। और ये इंड एस 109 में आप लोगों का पढ़ा हुआ है, तो वो चीज थोड़ा ध्यान दे देना। अदरवाइज नॉर्मली स्पीकिंग फेयर वैल्यू पे रीमेजर करो, रीमेजर करने के बाद उस इन्वेस्टमेंट को कंसिडरेशन पेड मान लो, और नॉर्मली जैसे कैंसिल करते हो इन्वेस्टमेंट को कैंसिल कर दो क्योंकि वो सेल हो गया। और अगर वो एफवीटी ओसीआई वाला माल है तो उसका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को रिटेन्ड अर्निंग में शिफ्ट कर दो, दैट्स इट। मैं एक बार पढ़ता हूं, देखो। द रीमेजरमेंट प्रॉफिट और लॉस गोज टू पीएनएल इफ द आइटम इज एफवीटीपीएल, इट गोज टू ओसीआई इफ द आइटम इज एन एफवीटी ओसीआई आइटम। फिर सुनो, द एक्यूमुलेटेड बैलेंस इन ओसीआई इज ट्रांसफर टू पीएनएल एज इन्वेस्टमेंट सीजेस टू एग्जिस्ट। सर आप तो रिटेन्ड अर्निंग बोले थे, नीचे देखो। हाउएवर if the FVT OCI item is because of irrevocable election, then the accumulated OCI will be transferred to retained earning. तो सर FVT OCI तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट जब बनता है तो वो तो इरिवोकेबल इलेक्शन से ही बनता है। यस, तो सर फिर खाली रिटेन्ड अर्निंग वाला पैराग्राफ लिखिए ना। फिर आप ये वाला पैराग्राफ लिखते ही क्यों है कि ओसीआई का बैलेंस को पीएनएल में डाल दो? आप सीधा बोले रिटेन्ड अर्निंग में डाल दो। नहीं, कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन ही लिख देता है, मान लो आपको गलती से जानबूझ करके, कि ये इरिवोकेबल इलेक्शन के थ्रू से एफवीटी ओसीआई नहीं बना, ये एफवीटी ओसीआई नेचुरल प्रोसेस से बना है। मान लो उन्होंने बोल दिया, तो इन दैट केस आप उसके ओसीआई के बैलेंस को पीएनएल में डाल देना। एक पॉइंट मैंने और लिखा कि ये बात ध्यान रखो कि कई बार प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट अगर 20% से ज्यादा हो या 20% भी हो तो वो इक्विटी मेथड से इंड एस 28 के हिसाब से अकाउंट फॉर हो रहा होगा। तो सर क्या करना है? फिर भी उसको फेयर वैल्यू पे लेकर के आना है, ये याद रखना है बस।